हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेटजन की ऑनलाइन क्लासेस में। और ये जो लेक्चर आपके लिए शूट किए जा रहे हैं ये हैं साहू स्क्रीनिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो उस पूरे सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो हम लोग शूट कर रहे हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उस पूरे लेक्चर में आपको इसके बारे में मैं बहुत फंडामेंटल्स को बहुत तेज़ी से बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। और हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को करेंगे जो हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम्स में ज़्यादा रहेगी, या इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। बस उन्हीं क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे। तो आइए समझते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को समझ लो कि लीनियर पेयर ऑफ एक लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, टू वेरिएबल के फॉर्म में ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन है इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसका ग्राफ बनाए तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बात चल रही है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो दो पेयर ले लेते हैं, मतलब पेयर एक ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बात समझ में आ रही है? तो इनकी बात कर रहे हैं हम लोग। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इन दो इक्वेशंस के बिहाफ पे बनेंगे। और ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। या इसका ग्राफ बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा आपको। तो इसलिए क्योंकि इसका जब ग्राफ लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनता है तो इसमें कोऑर्डिनेट को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ जाती है थोड़ी देर बाद में। तो कोऑर्डिनेट वाला जो पोर्शन है या कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो चीजें रहेंगी वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के दौरान कर लेंगे। क्लियर है ना? तो परेशान मत होइएगा। तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है, ये जहां पर जो ये a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 ये क्या है, आर रियल नंबर्स। ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर है ना? चलें, अच्छा मगर सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन की बात करें और हम पूछें इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। सिर्फ एक इक्वेशंस की अगर बात करें तो इनके कितने सोल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं इनके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं। क्यों? आप x की कोई भी वैल्यू रखो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही x की कोई भी 0 रख रहे हो तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। और इसी तरह से x की 1 रखो, 2 रखो या -1 रखो, -2 रखो तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। और ये प्रोसेस इनफाइनाइट चलता रहेगा। इसलिए इसके सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। सोल्यूशन से बात सामने आ गई कि भाई ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं इनके भी सोल्यूशंस होते हैं। इनके भी क्या होते हैं, सोल्यूशंस होते हैं। उन सोल्यूशंस को समझो। तो समझो इनके जो सोल्यूशंस होते हैं, एक होता है यूनिक सोल्यूशन का केस होता है, यूनिक सोल्यूशन का केस होता है एक ही सोल्यूशन का। दूसरा होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस होता है। बच्चों मैं आपको बस रैंडमली सारी चीजें बता देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ हमें ये पढ़ना है। यूनिक सॉल्यूशन का केस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन का केस होता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं या किन किन इक्वेशंस में, किन दो या किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं और नो सॉल्यूशन मिल रहा है। क्लियर है ना? वो सारे केसेस को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे यहाँ पर। चलिए इसके बाद देखिए कि जैसे हम लोग समझते हैं पहली बात, जैसे हम लोग, अच्छा एक चीज समझो कि इनके जो केसेस होते हैं, जब बात आती है यूनिक सोल्यूशन की, यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन का केस क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन का केस होता है कि जब भी कुछ केस इस तरह से दिया जाए, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब भी केस कुछ इस तरह से दिया जाएगा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसको बोलते हैं, इस केस में हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। और इस दौरान जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर है ना? मतलब दो कोई भी आप अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, उस केस में अगर आप इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट डज नॉट इक्वल टू y का कोफिशिएंट अपॉन इसमें y का कोफिशिएंट जो होगा, अगर उनके रेशियो डज नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मींस सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिस्टम। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। पहली बात
और दूसरी बात समझो, दूसरी बात क्या होती है, नो सोल्यूशन की, या हम इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस की बात करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस क्या होता है, यहां भी सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। जब जब सॉल्यूशन मिलेगा तो आपको कंसिस्टेंट मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। दिस इज कंसिस्टेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा ये बच्चों। ध्यान से देखिएगा, फटाफट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग काफी सारे। तो ये केस क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। जब कभी भी मैनी सॉल्यूशंस का केस आता है तो उस केस में हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये हमेशा इक्वल होंगे। अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ये वाला केस अप्लाई हो रहा है, मतलब उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं। मैं बताऊंगा अभी क्यों ऐसे होते हैं। थर्ड वाली कंडीशन है कि नो सॉल्यूशन का केस है। किसका सॉल्यूशन है केस है बच्चा, नो सॉल्यूशन का केस है। देखिएगा नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो समझ में बात आई कि नहीं आई। तो नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो इस केस में हमारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। मतलब अब इसके लिए अगर ग्राफिकल फॉर्म को देखें, हम लोग ग्राफिकल फॉर्म को देखें इसके, यहां तक तो समझ गए होंगे, क्योंकि इनका यूज बहुत ज्यादा होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। इसलिए आप इनको थोड़ा ध्यान से रखें कि यूनिक सॉल्यूशन का केस A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। नो सॉल्यूशन का केस होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू C1/C2। आगे और समझते हैं हम लोग, फटाफट देखेंगे सारी बातों को। तो अच्छा एक चीज और देखो कि हम लोग कोई भी दो लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं ना, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो तरीके के मेथड होते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, क्लियर है ना। इनको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है आपका एल्जेब्रिक मेथड। दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इनको। ग्राफिकल मेथड की जब बात करते हैं ना तो समझो, फटाफट समझिए ग्राफिकल मेथड क्या होता है। इस केस में जैसे पहला वाला पॉइंट लेते हैं, यूनिक सॉल्यूशन केस। मान लो आप क्या करते हो, दो इक्वेशंस लेते हो। जैसे मैंने ग्राफिकल मेथड लिया और किसका, मान लो मैंने दो इक्वेशंस ले लिए कि A1x B1y प्लस C इज इक्वल टू 0, B2y प्लस C1 और C2 इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफिकल मेथड से क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। तो इसके सोल्यूशन कैसे पता करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक ग्राफ बनाएंगे तो पता लग जाएगा क्या होगा। ग्राफ बनाना आप सबको पता होगा, बहुत बेसिक पे भी नहीं जा रहा हूं मैं, बस खाली एक क्विक रिकॉल में अपने अकॉर्डिंग देता हूं जहां जरूरत पड़ने वाली है। ग्राफिकल मेथड में पहला हम लोग देखने आ रहे हैं ग्राफ। अगर इसका ग्राफ कैसा मिल रहा है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गई और दूसरी स्ट्रेट लाइन ऐसे चली गई, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन थी A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन थी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। और दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं, किसी एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे कट करती है ना, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, और यही क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। और ये सिर्फ एक जगह कट कर रही है लाइन, दोनों लाइनें एक दूसरे को सिर्फ एक जगह कट रही हैं, इसीलिए ये केस होता है यूनिक सॉल्यूशन का। तो एक बात समझ में आई ना, जब दो लाइन्स एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं तो वो केस कौन सा होता है, उसमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। और उसके कोऑर्डिनेट x, y, जो भी इसकी वैल्यू होगी वही उसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो बात समझ में आ गई ना। when two lines intersect to each other at one point, then the pair of linear equation has unique solution, क्लियर है ना। और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। इसी में दूसरा केस को समझो, दूसरे केस को देखेंगे। अब देखो ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। मान लो मैं दो लाइनें ले रहा हूं, मैं दो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मैंने एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया तो ये ग्राफ मिल गया हमको एक लाइन का A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा
कि जैसे अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग अब दूसरी लाइन जो हमारी a2x b2y प्लस c2 है इसको ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो ये एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, मान लो वो लाइन क्या हो रही है, वो लाइन इसी के ऊपर, एक सेकेंड, बनाना थोड़ा सा कोइंसिडेंट लाइन बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि कह रहे हैं कि जो दूसरी लाइन है ना, अगर हम दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2, तो क्या करेगी, इसी के ऊपर क्या करेगी, वो भी इसी के ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, मतलब कोइंसाइड करेंगी, क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। तो ध्यान दो, जब दोनों लाइन के ग्राफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जब दोनों लाइनों के स्ट्रेट लाइन, जब दोनों इक्वेशंस के ग्राफ एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, ओवरलैप करते हैं, वो केस होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीसरा केस जो बनता है, थर्ड केस जो बनता है बच्चों, थर्ड केस, तो थर्ड केस क्या होता है वो समझो। थर्ड केस होता है, मान लो मैंने ये y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस, ये दूसरा यहां डाल देता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है ना। मान लो एक स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे ले ली, ये है a1x b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, दूसरे का ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर आपने दूसरी लाइन ड्रॉ करी, वो कुछ इस तरीके से मिल गई हमको, देखो ये इसके पैरेलल हो गई कि ना, ये क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के इस केस में क्या है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और जब भी दोनों लाइन अपने, दो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये पहली लीनियर इक्वेशन है, दूसरी लीनियर इक्वेशन, इन दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ करो। मैंने पहले वाले का ड्रॉ किया कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दूसरे का भी ड्रॉ किया कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल हैं, क्या हैं, पैरेलल। ये केस कौन सा होता है, नो सॉल्यूशन का केस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नो सॉल्यूशन का केस। तो ग्राफिकल मेथड जब भी हम यूज करेंगे तो हम इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो यूनिक सोल्यूशन, नहीं करी तो नो सोल्यूशन, और ओवरलैप कर गई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक सोल्यूशन, अब ये पूरा तो हर एक पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है ना, हर एक पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए कितने सॉल्यूशंस हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए। यहाँ पर कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसलिए नो सोल्यूशन का केस बनता है। इज इट क्लियर ना। तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट है, इसके बिहाफ पर हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। बात आती है एल्जेब्रिक मेथड की। एल्जेब्रिक मेथड हम जब यूज करते हैं तो कितने तरह के मेथड यूज होते हैं। एल्जेब्रिक मेथड यूज जब होते हैं तो उसमें यूज होते हैं तीन तरीके के मेथड। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड तो ये होता है, ये आप सब जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से, हालांकि जानते तो पूरा ही है, बस रिवीजन का मतलब, रिकॉल का मतलब ही होता है बहुत तेजी से चीजों को समझाना। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। दूसरा क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड हो गया। थर्ड हो गया हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसा कि आप सबके पास नोटिफिकेशन साउथ स्क्रीनिंग एग्जाम का गया होगा तो आप सभी जानते हो किस हिसाब से एग्जाम होने वाला है। प्री एग्जाम जो होगा आपका, जो पहला एग्जाम लेने वाले हैं, वो पूरा 10th के सिलेबस पर बेस्ड होगा और पूरे लेक्चर इसी को ध्यान में रख करके आपके लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि आपका 10th का पूरा सिलेबस, मतलब वो टॉपिक जो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में, इवन आईसीएसई बोर्ड तीनों में कॉमन है, उन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर किया जाएगा और उन्हीं पे क्वेश्चंस बनाने के लिए कहा गया कि बनाए जाएंगे। इसीलिए हम लोग पहले उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाएंगे, आपके पास उन्हीं के लेक्चर्स आएंगे जो कॉमन होंगे तीनों में। क्लियर है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं डिस्कस करूंगा अकेले बस, क्योंकि आप सब कभी न कभी इसी मेथड पे आते रहते हैं कि सर ये वाला याद नहीं रहा। ध्यान से देखना, स्टार्टिंग कहां से करेंगे, B1 B2 C1 C2 की B के बाद क्या आता है C1 Y, C के बाद क्या आता है A1 A2, इसके बाद क्या आता है Z, इसके बाद क्या आता है Z, A1 A2 क्या आता है Z, A1 के बाद क्या आता है B1 और B2। क्लियर है ना, ये आ गया। ध्यान रखना B1 B2 C1 C2, जब B1 B2 लिखोगे C1 C2 उसको बीच में सेंटर में यहाँ डालोगे X, A1 A2, A के B के बाद C, C के बाद A, साइक्लिक प्रोसेस A B C, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद
सॉरी सी के बाद डायरेक्ट ए के बाद फिर से बी के बाद सी। क्लियर है ना? ये ऐसे चलता है साइक्लिक प्रोसेस। ये देख रहे हो ना साइक्लिक प्रोसेस, ये ए है, ये बी है और ये सी। ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए। साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। V1/V2, C1/C2, A1/A2, B1/B2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का एक रूल होता है बेटा, यहाँ पे ये जाएगा इसके साथ, ये जो ऊपर x है ना, x रखो, B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y। ध्यान रखना आरडी शर्मा जब उठाओगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ माइनस लेके बैठे हैं वो लोग, यहाँ माइनस लगाते हैं। लेकिन कुछ और भी खास बात, सारे चेंज एक साथ देखिएगा। C1A2 माइनस का A1C2, ध्यान रखना ये उधर होगा और ये इधर होगा, इसलिए माइनस साइन ऊपर रखते हैं वो लोग। इज इक्वल टू A1B2, सॉरी ये 1 अपॉन सॉरी XY, ऐसे दो ही फॉर्म में तो है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 अपॉन, क्योंकि कांस्टेंट तो लेके चलेंगे ना, ये कांस्टेंट होता है ना 1 हम लेके चल रहे हैं, तो क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पर A1B2 माइनस A2B1। क्लियर है ना? ये हमारा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यू ऑल कैन सी दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है, आप सब समझ जाएंगे कैसे करना है। तो आई होप आप सबको ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्लियर हो चुका होगा। चलिए, तो इस मेथड को इस तरह से दिमाग में लेके आपको क्या करना है, एग्जाम में जाना है। क्लियर है ना? जब कभी आए, जैसे दो इक्वेशंस नहीं होती हैं, A1x प्लस B1y प्लस का C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस का B1y प्लस का C2 इज इक्वल टू 0, यही तो होता है। अब देख लो जरा, हम x लेंगे ना, हम जब x की बात करेंगे तो उनको छोड़ देंगे, इसको हाइड कर लो। हाइड कर लिया तो क्या हुआ, B1C2 इसका इससे मल्टीप्लाई अपॉन में B1C2, ठीक है ना, B1C2 हुआ, B1C1 माइनस का B1C1 इज इक्वल टू, जब मैं y लूंगा तो y को हाइड कर लो, तो y को हाइड कर लोगे तो A1C2 इसलिए माइनस आता है। आई बात समझ में? क्योंकि यहां पर जब हाइड करते हैं तो ये A1C2 इस तरीके से यहां आ जाता है, इसलिए माइनस साइन जब ऐसा उठाएंगे तो यहां पर माइनस साइन ले लेते हैं हम लोग। जब इस तरह से लेके चलते हैं ना तो माइनस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हम ऑलरेडी क्या करते हैं वहां पर लेके बैठे होते हैं। तो A1C2 देखो यहाँ पर है ना, जब माइनस साइन यहाँ पर लोगे तो माइनस के नीचे मल्टीप्लाई करोगे ऑलरेडी वो आ जाएगा। A1C2 और A2C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो तो क्या A1 सॉरी ये B2 है ना, मैंने क्या कर लिया, ठीक है ना, A1B2 और माइनस का A2B1 देखो, ठीक है ना। अगर इस माइनस साइन को हटाओगे तो ये मामला क्या हो जाएगा, A2C1 माइनस का A1C2 ये हो जाएगा। इज इट क्लियर ना? तो कंसेप्ट समझ में आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। खैर, आपको जो बेहतर लगे वो यूज करें, मेरे हिसाब से तो आप हमेशा इसको यूज करें जो मैंने ये बताया हुआ है आपको, हमेशा इसको यूज करें। इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आपको लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज इनमें वेरिएशंस आ जाएंगे। इज इट क्लियर ना? अब मैं आगे चलता हूँ, ध्यान रखो, बहुत सारी वैरायटीज है क्वेश्चंस की, रफ कर दिया जाए। चलिए, तो ये था पूरा आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सारे कंसेप्ट। अब बात आती है सीधे क्वेश्चंस पे। हम लोग क्वेश्चन करेंगे और पहले जो क्वेश्चंस करेंगे इन तीनों केसेस पे करेंगे। इन तीनों केसेस, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ आगे की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के do the equations 3k minus 1 x प्लस का 4y इज इक्वल टू 24, 15x प्लस का 20y इज इक्वल टू 8k प्लस 13 have infinite solutions। तो अब समझो इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बकायदा लिख के दे दूंगा तो, इसलिए जो कह रहा हूँ वो करते रहिएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं जाएगा। हाँ, प्लस थोड़ा आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है अब आप कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, क्या हो रहा है भाई, क्या कहा गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। डू द इक्वेशंस 3, इक्वेशन क्या दी गई है, पहली इक्वेशन का कॉपी कर लो, 3k माइनस 1 इंटू एक्स 4y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0।
इसी तरीके से 15x प्लस का 20y इज इक्वल टू 8, सॉरी माइनस का 8k प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दी गई कि नहीं दी गई? अच्छा, उनके कितने सोल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं इन दोनों इक्वेशंस के। इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस क्या है? ये है ना केस है ये। तो बेटा देखो सीधे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। क्लियर है ना? ये c1 अपॉन c2 रखोगे, सॉरी इक्वल टू 0 बाहर आएगा। क्लियर है ना? चलो 3k माइनस फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको वहां पर ये सब लिखना नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए सब लिख रहा हूं। 3k माइनस 1 अपॉन 15, डायरेक्ट देखो कि ये है, बस सीधे उठा के रखा। हाँ, लेकिन साइन का बहुत ध्यान रखना होता है। साइन अगर कहीं गड़बड़ कर दिया ना तो फिर मामला चौपट, आप उलझे रहोगे ऑप्शंस के साथ में। बच्चों ऑप्शंस के साथ में उलझे रहना है। क्लियर है ना? लास्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे पेपर में भी अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चंस। पेपर में सारे अटेम्प्ट कैसे करने, लास्ट लेक्चर में बताऊंगा। जब आप सारे टॉपिक हो चुके होंगे तब लास्ट टॉपिक में बताऊंगा कि अटेम्प्ट आपका एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। वो बात की बात है, पहले तो पढ़ लो। 4/20 इज इक्वल टू माइनस 24 रखेंगे और माइनस का 8k प्लस 13 रखेंगे, तो माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल। अगर ये दोनों साइन सेम है ना तो आप सिंपल विदाउट साइन पुटअप कर दिया करो। ये प्लस प्लस थे, प्लस प्लस थे। एक चीज समझ लो ना, मैं पहले वाले में सब कुछ बता रहा हूँ। a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये a1 की जगह, ये a2 की जगह, ये b1 की जगह, b2 की जगह, ये c1 की जगह, ये c2 की जगह। यहाँ पे प्लस प्लस थे, यहाँ माइनस माइनस थे, इसलिए मैंने पुटअप कर लिया। इज इट क्लियर? चलिए अब करते हैं सॉल्व। अब हम करते हैं क्या? सॉल्व। देखो जब इसको सॉल्व करने चलेंगे ना तो ध्यान रखो, ये वाला कांस्टेंट है, सॉल्व कर लो। 1 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। एक बार इसके साथ ले लो, इसको ले लो। 3k माइनस 1/15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/5, 5 3 जा 15, 3 से 3 कैंसिल, k इज इक्वल टू 2। क्लियर है ना? इसको लेके देख लो, 1/5 इज इक्वल टू 24, 8 3 जा 24, तो क्या आ गया? 3 अपॉन k प्लस 13, तो क्या आ गया? k प्लस 13 और कितना आया यहाँ पर? 15 आ गया। तो k इज इक्वल टू कितना आया? 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2। तो किसी भी तरह से इसको लेके करो या इसको लेके करो, आपको k इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो k की 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। k की वैल्यूज आपको दी जाएंगी इस तरीके से 1 4 3 2, 1 4 3 2। तो ऑप्शन डी इज राइट। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे करने के लिए, बिल्कुल दिमाग में सेट करके जाओ, मैं बता दे रहा हूँ आपको, सोचो नहीं कुछ भी। कब कर दूं मैं? चलिए ये था पहला क्वेश्चन, हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन इसके बाद। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी सारे करवाने हैं मुझे इस पे बेस्ड, और आप सब लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहो अपनी बुक से। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन में सीधे इक्वेशन लिख रहा हूं। इक्वेशन है 4x प्लस पी वाई प्लस का इज इक्वल 21, सॉरी इज इक्वल 21, ये एक इक्वेशन दी गई है। दूसरी इक्वेशन है px माइनस 2y, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2y इज इक्वल टू 15। तो आगे बोला गया है कि हैज यूनिक सोल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सोल्यूशन है इसके पास में, यूनिक सोल्यूशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ p, p का वैल्यू फाइंड करो। यूनिक सोल्यूशन के लिए p की वैल्यू क्या होगी? अगर में यूनिक सोल्यूशन है तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो फॉर यूनिक सोल्यूशन फिर वही काम करेंगे। फॉर यूनिक सोल्यूशन केस क्या होता है यूनिक सोल्यूशन का? देखो ये केस होता है यूनिक सोल्यूशन का, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है ना? यूनिक सोल्यूशन का केस। तो देखो a1 का वैल्यू कितना है? 4, a2 का वैल्यू कितना है? p इज इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है? p, और b2 का वैल्यू कितना है? माइनस का 2, माइनस का, हाँ सही है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? p² इज इक्वल टू माइनस का 8।
क्या ये पॉसिबल है? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं हमारे पास में, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 103, मैं ऑप्शन बताऊंगा तब आपको इसके सोल्यूशन को समझ में आएगा। ऑप्शन बी है हमारे पास में, ऑप्शन बी है हमारे पास में 105, ऑप्शन सी है आपके पास 192, 192, ऑप्शन डी है आपके पास में ऑप्शन डी है आपके पास में 197, ऑप्शन ए हमारे पास में आता है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन बी है हमारे पास में, सॉरी ये पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में बोथ सी एंड डी, बोथ सी एंड डी। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। एंड चौथा ऑप्शन है हमारे पास में ए बी सी डी, ऑल ए बी सी डी। देखो भाई आपके हिसाब से इसका क्या जवाब होना चाहिए? अगर आप इसके जवाब को पा रहे हो तो फिर मैं आपको समझूंगा भाई कि आपने इसको समझा है। इस बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पहली बात तो यहाँ पे पी की वैल्यू हम जो भी निकालने बैठेंगे ना तो वो हमारे लिए क्या निकलेगी? एक अनरियल नंबर निकलेगी, इमेजिनरी नंबर निकलेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको छोड़ दो, इसके अलावा हम कुछ भी ले लें, भाई ये 4/p ना, जो p का वैल्यू अगर हम लेके बैठे ना 1/3 अगर आप p की जगह रख दो तो 4/1/3 हो जाएगा। डज नॉट इक्वल टू 1/3 माइनस का 2, क्या ये इसके इक्वल होगा? नहीं होगा। अगर 1/4/1/5 रख दो, डज नॉट इक्वल टू होगा माइनस p की जगह पर 1/5 माइनस 2, क्या होगा? नहीं होगा। तो ये वाला भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। 4/192 डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 192 माइनस का 2। कैलकुलेट करोगे तो अलग आएगा, देखो ये इसको डिवाइड करेगा तो अलग ही आएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको ट्राई करेंगे, ये लास्ट ऑप्शन क्या था? 197, तो 194/197 डज नॉट इक्वल टू 197 माइनस का 2। इसका मतलब हम सारे केसेस में a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 पा रहे हैं। तो मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ a b c d ये सारी क्या होंगी? जो a b c d की वैल्यूज नहीं आई हैं, 103 भी p की वैल्यू हो सकती है, 105 भी हो सकती है, 192 भी हो सकती है, 197 भी हो सकती है। इसका मतलब ऑल वैल्यूज a b c d चारों हो सकते हैं। क्लियर है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस हमको इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा निपटाना है, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम इसमें नहीं करना है हमको। क्लियर है ना? बस ये वाला केस देखते चलना है। तो ऐसे क्वेश्चंस इसलिए वो डालेंगे ना ताकि आप कंफ्यूजन में फंसो। ये वाकई में ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपके पास में एक बार कंफ्यूजन आएगा, अरे ये क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है हमको क्या बोल रहे हैं। क्लियर है ना? एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x - 3, मान लो कोई इक्वेशन दी गई 2x - 3y इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं 2x - 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। एंड दूसरी इक्वेशन है माइनस का 4x प्लस का qy इज इक्वल टू p/2। ये सिस्टम जो है ना इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो आप देख रहे होगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या है? नो सोल्यूशन वाला केस जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ p, p की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है? ठीक है ना। p डज नॉट इक्वल टू, ऑप्शन ए दिया गया हमको -24, ऑप्शन बी दिया गया है -18, ऑप्शन 3 है बेटा, -12 ऑप्शन 4 है हमारा, और ये सी ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन है। ऑप्शन डी है हमारे पास -36। इसमें से कौन सी वैल्यू क्यू की नहीं हो सकती है? क्यू की नहीं हो सकती है, क्यू की वैल्यू। क्लियर है ना? चलो और देखते हैं। तो केस कौन सा है? फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में क्या करते हैं हम लोग?
a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बेटा a1 कितना है 2 अपॉन -4 इज इक्वल टू -3/q, क्लियर है ना। और p इज इक्वल टू कितना है 3/p/2, क्लियर है ना, यही तो आएगा, डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो एक बात समझो, हमें सिर्फ p के बारे में पता करना है ना, तो p के बारे में देख लो कितना हो जाएगा 4 3 12 और ये जाएगा उधर 2 इंटू p/2, 2 से 2 कट गया, p डज नॉट इक्वल टू का केस है ना माइनस का 12, ऑप्शन सी इज राइट। नहीं समझ में बात आई, आप समझिएगा, नो सोल्यूशन का केस लेना है। किसके डज नॉट इक्वल टू, p की क्या वैल्यू नहीं हो सकती है, p की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, किसके लिए, इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 अपॉन -4 लेंगे, डज नॉट इक्वल टू 3/p/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू p/2 इज इक्वल टू 3 इंटू -4, 2 से 2 कैंसिल, डज नॉट इक्वल टू -12। p की ये वैल्यू नहीं हो सकती है, p कभी भी -12 के इक्वल नहीं होगा। तो क्वेश्चन यही था हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ p, p की क्या वैल्यू नहीं हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो 4 नंबर करने जा रहा हूं मैं पूरा क्वेश्चन जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन बोल दे रहा हूं इसलिए कि लिखने का टाइम बच जाए हमारे पास में। क्वेश्चन ये है कि सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, क्वेश्चन लिख लो थोड़ा बढ़िया है, द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल exceeds each of its sides by 5, 3 and 2 respectively. What is the perimeter of triangle? What is the perimeter of triangle? What is the perimeter of triangle? अब समझ में नहीं आ रहा सर जी, ये क्वेश्चन तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये क्वेश्चन हमारा इसका है, लेकिन ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ही, इसलिए ध्यान से देखना। सॉल्यूशन देखो बच्चों, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है, सेमी पेरीमीटर, ट्राइंगल का जो सेमी पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, मतलब सेमी पेरीमीटर को एस से a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस c/2 होता है, ठीक है ना, यही तो होता है ना। चलो कह रहे हैं एक्सीड्स ईच ऑफ साइड्स, मतलब ये पेरीमीटर क्या है, a से कितना ज्यादा है 5, यही सेमी पेरीमीटर b से कितना ज्यादा है 3, यही पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर c से कितना ज्यादा है 2, 2 3 4, ऐड कर दो सारी इक्वेशंस को, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, 5 3 8 2 10 मिल गया ना। चलो 3 इसमें इसका वैल्यू रखो s का, इक्वेशन नंबर 1 से a प्लस बी प्लस c/2 माइनस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको हम सॉल्व करने चलेंगे ना, तो 3 इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 इंटू 2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, क्लियर है ना। तो ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज व्हाट, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखो भाई एक ट्राइंगल अगर कुछ इस तरह से दिया गया है ना, a b c, ये a है, ये b है, ये c है, a प्लस बी प्लस सी इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल होता है, p इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। a b c एंड d, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, 12 10 15 20 12 10 15 20, ऑप्शन डी इज राइट। इज इट क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं। हाँ, विदाउट टेकिंग कंप्लीट ब्रीथ वी हैव टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ द वैराइटीज ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस लेक्चर, इसलिए प्लीज आप भी थोड़ा फोकस करें और अटेंटिवली क्वेश्चन और पूरे लेक्चर को देखें, क्लियर है ना। आपके पास चांस उसको दोबारा से देखने का रिवर्ट करके, इसलिए बस
कहीं भी लगे कि नहीं ये रह गया तो फटाक से पीछे आओ और देखो उसको, फिर आगे जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से ये होगा 4, क्वेश्चन नंबर है 4, नहीं क्वेश्चन नंबर ये 5 है, सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर 5, इफ P, P सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। देखो मैं जो कुछ बातें बताता जाऊंगा आपको समझना है। इफ P, P is the solution of the system of equation, is the solution of the system of equation, is the solution of the system of equations ax प्लस का by प्लस का t माइनस का s इज इक्वल टू 0 एंड bx प्लस का ay प्लस का s माइनस r इज इक्वल टू 0, a does not equal to b, then which of the following must be true? Then which of the following must be true? Must be true। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू एस प्लस का t, ऑप्शन बी 2t इज इक्वल टू r प्लस का s, थर्ड ऑप्शन थर्ड 2s इज इक्वल टू r प्लस का t, ऑप्शन फोर्थ क्या आ गया, सी चल रहा था ना, तो डी ऑप्शन आ गया बच्चों, डी ऑप्शन, मैं डी आर डाल देता हूं, एक सीक्वेंस में आ जाएगा। डी ऑप्शन आ गया आर प्लस एस प्लस टी, क्या कर रहा हूं, आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में ऑप्शंस हैं। अब एक खास बात तुमको यहाँ पे देखने वाली बात मिलेगी जो मैं तुमको दिखाना चाहता हूं सभी को, वो देख लीजिए। जब कभी ऐसा हो, बहुत खास बात देखो, जब कभी ऐसा हो कि ये क्या है, ये इसका सोल्यूशन बता रहे हैं ना, तो इसका ये जब सोल्यूशन है कि मतलब x, y इज अ सोल्यूशन ऑफ, ध्यान से कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या, सोल्यूशन ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना इसमें, इस केस में इज अ सोल्यूशन ऑफ एंड, अच्छा इसमें दिया हुआ है एंड x इज इक्वल टू वाई, ये आपको पता है, यहाँ जो कोऑर्डिनेट लिए गए ना x इज इक्वल टू वाई, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, या ये कह सकते हो आप दोनों कोऑर्डिनेट क्या हैं, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, a है, क्लियर है, दोनों कोऑर्डिनेट कैसे हैं, सेम है, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। जब कभी भी दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो, जब कभी भी मान लो यहाँ ऐसे ही दिया गया ना, मतलब इस तरह से ले सकते हो, p, p ले सकते हो, इज अ सोल्यूशन ऑफ a1, जब p, p दिया हुआ है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ a, इज अ सोल्यूशन ऑफ a1x प्लस b1y, दोनों सेम हो, x और y दोनों सेम हो, तो क्या होता है, देन ध्यान से देखना, a1 इज इक्वल टू a2, b1 इज इक्वल टू b2, c1 इज इक्वल टू c2, ये आ जाता है हमेशा, मतलब इनके कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, इनके कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। आओ ऊपर देखते हैं, p, p दोनों इक्वल है ना, तो बेटा a इज इक्वल टू b हो गया, सोल्यूशन देख रहे हो, a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a, तो यहां पर क्या हो जाएगा, c1 इज इक्वल टू c2 होता है ना, c1 इज इक्वल टू c2, c1 क्या है, t माइनस एस, c2 क्या है, s माइनस आर, दोनों को सॉल्व कर लो, s को उधर भेज दो, t को उधर, t प्लस r इज इक्वल टू 2s, t प्लस r इज इक्वल टू 2x, ऑप्शन सी इज राइट। देख सकते हैं ना आप सभी लोग, तो ये कंडीशन याद रखिएगा, जब कभी ये दोनों आपस में इक्वल हैं और वो सोल्यूशन है किसी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, तो केस क्या होता है, a1 इज इक्वल टू a2, b1 इज इक्वल टू b2, c1 इज इक्वल टू c2। इज दैट क्लियर ना, मैं चलूँ आगे की तरफ, रब कर दूं, अब आगे देखेंगे इसके बाद हम लोग।
चलिए देखिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, करने वाले हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इफ 173x प्लस 197, आई थिंक, एक मिनट, यस 197y इज इक्वल टू 149, और दूसरी इक्वेशन है इसमें 197x प्लस 173y इज इक्वल टू 221 फाइंड x, y का वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और आप देखते भी हो कैसे करते हैं। देखो इसका जो कोफिशिएंट है वो इस कोफिशिएंट के इक्वल है, मतलब पहले वाले का x का कोफिशिएंट दूसरे वाले के y के कोफिशिएंट के क्या है, बराबर। तो बस ऐसा क्वेश्चन अगर आपने एक बार देख लिया ना, दोनों ही ब्लैक चल रहे हैं भाई, क्या बात है, ब्लू से ब्लैक आ रहा है, देखिएगा। देखो भाई अभी क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, जब कभी ऐसा हो जाए तो दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 200, 340, 346, 346 x प्लस इसको इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये इसमें क्यों ऐड हो जाएंगे, सॉरी फॉर दैट, ये इसमें थोड़ी ना ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा बच्चों, ये इसमें ऐड हो जाएगा, मैं कहाँ ऐड कर रहा हूँ, इसमें ऐड करो, कितना आ जाएगा, 10, 9 7 16 17, 2 1 3, 7 3 10, 9 7 16 17, 2 1 3। ध्यान रखना, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं, बस स्मार्ट रहिएगा। वहां पर जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत करके, गलत ऑप्शन मार करके एग्जामिनर को पूरी उम्मीद होती है कि आप यहाँ पे गलती करोगे, वैसा ऑप्शन रखा होगा। बस मैं वही चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक करना पड़े तो कर लो, लेकिन स्मार्टनेस के साथ। क्लियर है ना, 7 3 10, फिर से वही आ जाएगा, 370y, एक को ऐड किया, 10 आ गया यहाँ पे, 4 2 6 1 7 आ गया, 2 1 3 आ गया। क्लियर है ना, ये पूरा कट जाएगा बेटा, इससे यहाँ आ जाएगा 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 1। इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 1 ले लो इसको, 2 ले लो इसको, 3, तुमको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, मैं बस समझा रहा हूँ। अब इसी तरीके से इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार ऐड किया, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि इसका कोफिशिएंट उसके कोफिशिएंट के इक्वल है, इसका कोफिशिएंट उसके कोफिशिएंट के इक्वल है, एक बार ऐड करोगे तो ऐसा आ जाएगा कुछ, और एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, जरा सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है। अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का कितना 4 2 माइनस का 24, माइनस का 24x, और प्लस का कितना आ रहा है 24y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 2 1 149, 72 आ रहा है ना, तो 72 आ गया हमारे पास में बच्चों। क्लियर है नहीं क्लियर है, हमने इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया, तो ये माइनस का 72 बचेगा हमारे पास में, पूरे से कॉमन ले लोगे, 24x माइनस 24y इज इक्वल टू 72, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, वर्बली करना है, अब ये नहीं रख के काटना है। जब कभी भी कुछ ऐसा दिया जाए a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग और a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग, एक बार इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को ऐड करो तो 2 से डिवाइड करोगे तो a निकलेगा, और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, b निकलेगा, क्योंकि जब दोनों को ऐड करोगे तो बड़ा वाला निकलता है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो छोटा वाला निकलता है। क्लियर है ना, 2 से देखो बेटा, दोनों को ऐड करो, 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना 2, x इज इक्वल टू निकला, y इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, 1 से माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, -1। क्लियर है ना, तो एक आया 2, एक आया -1, तो हमारे पास जो ऑप्शन है बच्चों, वो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इज इक्वल टू दिया गया है, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 3, -2, ऑप्शन बी इज इक्वल टू दिया गया है 2, 1, ऑप्शन सी इज इक्वल टू दिया गया है 1, -2, ऑप्शन डी इज इक्वल टू दिया गया है 2, -1। क्लियर है ना, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देख लो, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -1, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। अब हम चेक कर लेते हैं कि
ओके सही है जवाब। कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है ना, मैं ये भी देख सकते हैं। चलो ठीक है, बात समझ में आई ना। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कौन सा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्वेश्चन जो मैं बोलने जा रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एक महेश नाम का कोई व्यक्ति है, महेश हैज सम काउज एंड सम हेन्स, हैज सम काउज and some hens in his shed, मतलब उसके जहां भी वो रखता है उनको जानवरों को, फुल स्टॉप, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स, टांगे कितनी है 92, legs are 92, legs are, सॉरी इज लगाओ, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, इज 92 and the total number of head is, and the total number of heads is 29, क्या हो गया 29। find the number of cows in his shed, find the number of cows in his shed। ध्यान रखो ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है और ये अधिकतर कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी को एक ना एक बार कभी ना कभी जीवन में मिलेगा जरूर। क्लियर है ना, कभी ना कभी जीवन में मिलेगा। ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन ए दिया गया है 12, 14, 17, 19, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 19 है ना। हाँ ठीक है, आइए करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है कि आप समझिए, सम काऊ और हेन्स की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, काऊ और हेन की बात चल रही है, नंबर ऑफ काउज एंड नंबर ऑफ हेन्स। अब मुझे बताओ कि टोटल कितने इन हिज शेड, टोटल नंबर ऑफ लेग्स, पूरे कंसेप्ट को समझना। भी एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं। 92 नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं भाई 29। ध्यान रखो, एनिमल का केस जब बात करते हैं, सारे क्रिएचर, ऐसे बहुत सारे क्रिएचर जिनके कई सारे सर माने आते हैं, बायोलॉजी वगैरह में कुछ ऐसे हैं, लेकिन हम जो नॉर्मली देखते हैं हर एक इंडिविजुअल के पास में एक ही हेड तो होता है, हेड तो एक ही होगा ना। लेग्स भाई काऊ के 4 होंगी, हेन के 2 होंगी, बट हेड तो एक ही होगा ना दोनों के पास में। तो टोटल हेड कितने 29, मतलब 29 है। नंबर ऑफ काउज प्लस नंबर ऑफ हेन्स, टोटल कितने हैं 29 तो कंफर्म हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब मुझे बताओ इसके लेग्स कितनी होती हैं 4, इसके लेग्स कितनी होती हैं 2। क्लियर है ना, इसके लेग्स कितनी होती हैं 4, इसके लेग्स कितनी होती है 2। आप 1 मिनट के लिए इसकी भी 2 लेग्स मान लो, इसकी 2 लेग्स तो है ही, इसकी 2 लेग्स मानी, इसकी 2 लेग्स मान ली। तो अगर इसकी भी 2 लेग्स हैं, इसकी भी 2 लेग्स हैं, तो बेटा 29 हेड है, तो इंटू 2 करोगे कितना आएगा 58 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना 58। ये 58 क्या हो जाएंगी लेग्स, क्योंकि हमने काऊ की भी 2 ले ली हैं, हेंस की भी 2 ले ली हैं। आगे चलते हैं, टोटल लेग्स कितनी है 92। क्यों हमारी कम आ रही है? क्योंकि हमने इसकी 2 कम काउंट करी हैं। तो 92 से 58 को कम करो बच्चों, कितना आएगा 12, 9, 8 में से 5 गया, कितना आया 3, 34 आया ना। बात समझना, 34 आया। ये 34 लेग्स एक्स्ट्रा आ रही हैं, किसकी आ रही हैं? काऊ की। देखो भाई 34 आ गई ना, क्योंकि हमने इसकी 2 कम लेके चले थे ना। तो 34 2 लेग्स, तो नंबर ऑफ काउज पता करनी है। तो नंबर ऑफ काउज इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 2, कितने हो गए 17 काउज होंगी। कितनी होंगी 17 काउज। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ही करना, नहीं तो फिर आपको प्रॉपर लीनियर इक्वेशन पेयर बना करके सॉल्व करना है। तरीका दूसरा क्या होता है कि मान लो मैंने कहा ना x हेंस हैं
x क्या है, हेंस, ये हेंस हो गई, y क्या है, काउज, टोटल कितने हो गए 29। इक्वेशन नंबर 1, हेन के 2 पैर होते हैं, काउ के 4 पैर होते हैं, 4 lakhs इज इक्वल टू कितना 92 ना। इक्वेशन सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करोगे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस का 2y 58, सॉल्व कर लीजिए, माइनस ये कट गया, कितना है माइनस माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 34, y इज इक्वल टू कितना आ गया 17। देखो बेटा 17 नंबर ऑफ काउज, क्लियर है ना। अब आप कहोगे सर जी ये तो बहुत जल्दी हो गया, अरे तुमको सोचना थोड़ी ना है, 29 का ट्वाइस 58, 58 92 में गए 34, हाफ कर दिया 17, ये सोचना है। हमेशा नंबर ऑफ हेड से, नंबर ऑफ हेड में 2 लेग वाले का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करोगे लेग का, जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल लेग्स निकल आएंगी। अगर सबके पास 2-2 हैं, उन टोटल लेग्स को जो इनसे मल्टीप्लाई करके निकला है उसको टोटल लेग्स से सब्ट्रैक्ट कर दो जो एक्चुअल में दी गई हैं, जो भी आए जस्ट हाफ कर दो, तो जो नंबर निकल के आएगा ना हाफ करने पे वो किसका निकल के आएगा, हमेशा वो उसी का निकल के आएगा जिसके पास 4 पैर होंगे। तो काउस के पास कितने हैं, 4 पैर होते हैं, तो काउ का नंबर हमेशा निकल के आएगा 17। इज इट क्लियर ना, मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना। तो आपके पास दोनों मेथड हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसको अडॉप्ट करके जाएं, क्योंकि अभी आपको ये लग रहा है ना कि सर ये थोड़ा ज्यादा लग गया, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई के इक्वेशन बैलेंस करी, फिगर थोड़ी सही दी हुई है तो हो गया। चलो इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उस दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग, यही क्वेश्चन है, मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और करवाऊंगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ सर ये तो काम के क्वेश्चन थे हमारे। आइए फटाक से करते हैं हम लोग क्वेश्चन, जल्दी से, एक सेकंड बस मुझे दीजिए, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। देखिए, इन अ फॉर्म एक कोई फार्म है, देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स, चिड़िया हैं। इफ देयर आर टोटल 35 heads and 110 legs, clear? Then how many cows are there? फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना। अब बहुत ध्यान से इसकी ट्रिक देखो, मैंने जो अप्लाई करी ना वही करो, जो मैंने कहा करने के लिए वो करना है आपको बच्चों। मैंने क्या बोला था, कितने हेड हैं 35 इंटू, चलो मैं ऑप्शन तो लिख दूं पहले, अगर ऑप्शन नहीं लिखे तो फिर आप कैसे हिट करोगे कि सर क्या है, तेजी के साथ। ऑप्शन है 20 25 15 10, 20 25 15 एंड 10, ये यार ठीक, ओके 20 25 15 10। आ जाइए देखिए हेड कितने हैं, 35 में 2 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 70, 70 को कम कर दो किससे, 110 से 70 को कम किया कितना आ गया 40, और 40 का हाफ किया तो कितना आ गया 2, 20 काउज आ गई, कहाँ हैं 20 काउज। अब बताओ मुझे, अब बोलो, अब लग रहा है ना, हाँ सर अब लग रहा है, कुछ नहीं करना, 35 दूनी 70, 110 40 हाफ 20 काउज। अदरवाइज क्या करना पड़ता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, तो ये हैन है और ये काऊ है, सॉरी ये बर्ड है ये काऊ है, 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना 110, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 35, सब्ट्रैक्ट करो, कट किया कितना आ गया 20, और कितना आ गया यहां पर, अरे कितना आ गया, ये क्या 24, क्या लिया मैंने, 2y था ना, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, एक सेकेंड, मैंने सब्ट्रैक्ट किया ना, यहाँ पे कितना आया था 2y, तो ये 2y है एक्चुअली में, ठीक है ना, 4y में से 2y जाएंगे तो 2y आएगा, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में, एक सेकेंड क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा ऊपर तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा हूँ, इसमें यहाँ कर दिया मैंने, इसको 70 तो करना पड़ेगा ना, ये कितना आ गया 40, y इज इक्वल टू कितना आ गया 20, आ गया ना नंबर ऑफ काउज कितना 20। तो यार ये ज़्यादा आसान है मेरे ख्याल से, आप ट्राई करें,
फिर आगे आपकी मर्जी, देखो आपके अपने लॉजिक्स भी रहते हैं। मेरा मानना है कि कुछ नहीं करना, हेड में 2 का मल्टीप्लाई 70, 40, जस्ट हाफ 20, दैट वुड बी, जो नंबर आएगी ना वो हमेशा 4 लेग्स वाले एनिमल की नंबर आएगी, काऊ की आएगी। क्लियर है ना? हाँ, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। क्लियर है ना? चलो हम लोग एक क्वेश्चन अभी और करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन और हमारे पास में। क्वेश्चन तो और भी है। धीरज हैज ट्वाइस मैनी, क्वेश्चन है धीरज हैज ट्वाइस as many sisters as he has brothers, if धीरज sisters has the same number of brothers, same number of brothers as she has sisters, then Deepa has how many brothers? Then Deepa has how many brothers? देखो ये सारे क्वेश्चन आपके बिलोंग करते हैं 10th को, लेकिन इनका स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस अवॉइड करता है एनसीईआरटी देने से एग्जाम में, लेकिन ये सिलेबस में है आपके। क्लियर है ना? देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। धीरज के पास में जितनी भी सिस्टर्स हैं उनका ट्वाइस कर दो, मतलब जितने ब्रदर्स उनका ट्वाइस कर दो, उतनी सिस्टर्स हैं। क्लियर है ना? तो हम पहले ये देखेंगे, अगर बात करें दीपा की, तो दीपा के पास कितनी सिस्टर्स हैं? मैं मान के चलता हूं कि एक्स सिस्टर्स हैं। कितनी सिस्टर्स हैं? एक्स सिस्टर्स हैं, वाई ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स। तो दीपा क्या बोल रही है? दीपा कह रही है कि दीपा इज धीरज सिस्टर हैज द सेम नंबर ऑफ ब्रदर्स। नंबर ऑफ ब्रदर बिल्कुल वैसे ही होंगे, सेम नंबर ऑफ ब्रदर एज शी हैज सिस्टर्स, जितनी सिस्टर हैं। तो टोटल सिस्टर कितनी है? टोटल सिस्टर एक्स हैं। एक्स में से दीपा को कम कर दो, तो जितनी सिस्टर दीपा के पास थी, अगर हम दीपा की बात करते हैं ना, तो दीपा का मतलब ये है कि टोटल सिस्टर्स कितनी दीपा के पास में? टोटल सिस्टर कितनी है? किसकी? धीरज की, एक्स हैं। एक्स में से दीपा को हटा लो, क्योंकि दीपा के बारे में बताया गया दीपा के कितने पास सिस्टर हैं, तो दीपा अपने आप को हटा देगी ना। जैसे मैंने कहा मेरे 2 भाई हैं, तो मुझे छोड़ के 2 भाई हैं मेरे, हम 2 भाई हैं, मतलब मैं और मेरा भाई 2, मेरे 2 भाई हैं, मतलब इंक्लूडिंग मी देयर आर 3। वही चीज यहाँ है, x - 1 इज इक्वल टू 3, और क्या है? इसी के टोटल नंबर ऑफ ब्रदर्स हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? y + 1, इक्वेशन 1। दूसरी बात क्या कही गई? धीरज के पास हैज ट्वाइस एज मैनी सिस्टर्स एज ही हैज ब्रदर्स। तो ब्रदर कितने हुए धीरज के पास में? y - 1 ब्रदर हुए कि नहीं हुए? इसका ट्वाइस करोगे तो इतनी सिस्टर है उसके पास में। इतनी क्या है सिस्टर? तो देखो 2y - 1, x का वैल्यू उठा लो, यहाँ पुट अप कर दो y + 1, तो 2y - 2 इज इक्वल टू y + 1। y को इधर भेज दोगे तो 2y - y इज इक्वल टू 1 + 2, y इज इक्वल टू कितना आ गया? 3, और 3 क्या है? नंबर ऑफ ब्रदर्स। तो बात समझो, यही तो पूछा गया था। दीपा हैज हाउ मैनी ब्रदर? कितने ब्रदर हैं? देयर आर 3 ब्रदर्स दीपा हैज। इज इट क्लियर ना? बात समझ में आई ना? तो मैं आज तक के लिए इस लेक्चर में इतना रखता हूं। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पे नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उसके पहले कुछ और भी मुझे क्वेश्चंस करवाने हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस। आई विल गेट यू सॉल्व द क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।